नमस्कार, स्वागत है आप सबका विधि सत्संग यूट्यूब चैनल में। और आज हम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। इससे पहले चैप्टर में मैं धारा 1 से 4 तक आपको बता चुका हूँ। धारा 1 से 4 तक हमने खूब डिटेल में चर्चा कर ली थी, जिसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम धारा कर अध्याय स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 4 से लेकर 5, 6, 7 और 8 इन 4 धाराओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 चल और अचल संपत्ति के कब्जे संबंधी जो प्रावधान हैं उन पर चर्चा करता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये अधिनियम मूलतः उपचार प्रदान करने वाला है, अधिकार नहीं। क्योंकि वैसे अगर आप देखेंगे तो उपचार प्रदान करना सब्सटेंशियल लॉ का काम होता है। जो मूल विधि है वो उपचार प्रदान करने का काम करती है, लेकिन ये अधिनियम प्रक्रिया विधि का भाग होते हुए भी उपचार प्रदान करने वाला रहा और कहीं न कहीं इसने पीड़ितों को बहुत ज़्यादा राहत भी दिलवाई है। अधिनियम की धारा 5 और 6 को अगर हम पढ़ेंगे तो इनको हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन पे मैं चर्चा करके आपको बताता चलूँगा। लेकिन ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो 5 और 6 का संबंध अचल संपत्ति के कब्जे संबंधी प्रावधानों से है, जिनको हम यहाँ एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद हम धारा 7 पे चलेंगे, जो जंगम संपत्ति के वापस प्राप्त करने पर अपना जो कानून है उसके बारे में प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति अचल जो जंगम संपत्ति, जिसको ये जंगम भी कहते हैं, चल संपत्ति भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको मूवेबल के नाम से भी जाना जाता है, तो संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है। धारा 8 अगर हम देखेंगे तो ये 8 कहती है कि कोई व्यक्ति जो किसी स्पेसिफिक संपत्ति पर कब्जा तो रखता है लेकिन मालिक नहीं है, तो कब उसकी लायबिलिटी होगी कि वह संपत्ति को वापस लौटाए। हमें इस अधिनियम को आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा, जो पिछले वीडियो को नहीं देखा उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि ये अधिनियम केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही काम में लाया जाएगा, न कि दंड विधियों के प्रवर्तन के लिए। किसी भी क्रिमिनल एक्ट के लिए या क्रिमिनल राइट अगर आपको कोई एक्ट प्रदान करता है तो उस एक्ट के लिए आप इस अधिनियम की सहायता नहीं ले सकते हैं। ये अधिनियम आपको सिविल प्रक्रिया संहिता के एडिशन में है, उसके साथ सहायता प्रदान करता है और ये वहाँ काम आता है जहाँ आपको प्रक्रिया विधि के द्वारा कोई रिलीफ नहीं उपलब्ध होती है, तो आप इस अधिनियम के माध्यम से अपनी जो रिलीफ है उसको क्लेम कर सकते हैं। अध्याय 2 का सीधा संबंध चल और अचल संपत्तियों से है, तो अब हम शुरू करते हैं धारा 5 से इसका विस्तार से जिक्र। सबसे पहले मैं आपके लिए धारा को रीड करूंगा, उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं। धारा 5 अगर हम देखें तो आप कृपया अपने बैरक खोलें और उसको एक बार मेरे साथ देखें। विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण। तो यहाँ प्रत्युद्धरण शब्द संपत्ति को वापस प्राप्त करने से होता है। ये एक लीगल टर्म है, आप इसको ध्यान रखें। इंग्लिश में आप इसको जरूर देखें, रिकवरी को ही प्रत्युद्धरण कहते हैं। तो कह रहा है जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, कोई व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, ये हकदार शब्द ये आप अंडरलाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सारे इस धारा का सारा सार इस शब्द में ही छुपा हुआ है। वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकता है। हमने क्या पढ़ा इस धारा में कि कोई व्यक्ति जो किसी विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी पर्टिकुलर वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। अनआइडेंटिफाइड प्रॉपर्टी को ये बात धारा लागू नहीं होगी। तो विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार है, वह व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में अपना दावा संस्थित करके अपनी संपत्ति का वापस प्रत्युद्धरण कर सकता है, कब्जा प्राप्त कर सकता है। आपको यहाँ लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 64, 65 को ध्यान रखना होगा। यहाँ ध्यान देने की बात है कि आर्टिकल 64 जो वापस संपत्ति के कब्जे की प्राप्ति की बात करता है और 65 भी संपत्ति के कब्जे की प्राप्ति की बात करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा माइनर अंतर ये है कि 65 ये स्वामित्व के आधार पर कब्जे की बात करता है और 64 कब्जे के आधार पर स्वामित्व की बात करता है। कब्जे के आधार पर स्वामित्व के लिए आपको लिमिटेशन भी ध्यान रखनी होगी। 12 साल के अंदर आपको अपना वाद लेकर आना होगा और 65 भी 12 साल का ही लिमिटेशन आपके लिए फिक्स करता है। इसके साथ धारा 27 आपको लिमिटेशन एक्ट की जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आप उस समयावधि में अपना वाद लेकर नहीं आते हैं तो अधिनियम की धारा 27, अधिनियम से या लिमिटेशन एक्ट से लेना है आपको। अधिनियम की धारा 27 आपको न केवल अपने अधिकार से बल्कि आपका उपचार भी समाप्त कर देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम एडवर्स पोजीशन कहते हैं। यहाँ इस अधिनियम में ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि अगर आपका किसी संपत्ति पर कब्जे का हक है, हक का मतलब है टाइटल, स्वामित्व, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है आपके लिए कि धारा 5 किस आधार पर वाद लाने के लिए आपको अधिकृत करती है? स्वामित्व के आधार पर। अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी का टाइटल है तो आप अपने टाइटल को बेस बनाकर सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत आप अपनी संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है,
कि आप भले ही संपत्ति के कब्जे के हकदार हैं, आपके पास टाइटल है, फिर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप वायलेशन नहीं कर सकते हैं। आप खुद अपनी संपत्ति का कब्जा जबरदस्ती किसी से नहीं प्राप्त कर सकते। आपको विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाकर एविक्शन सूट फाइल करना होगा और एविक्शन सूट फाइल करने के बाद न्यायालय से डिक्री प्राप्त करनी होगी और उसके बाद ही आप अपनी संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं। मान लीजिए हम एक किराएदार रखते हैं, किराएदार हमारे मकान में रह रहा है, हम कहीं और रहते हैं। हम जब कहें किराएदार से कि आप मकान खाली कीजिए, उसने मकान खाली करने से मना कर दिया। अब हमारा हक है हम हमारे मकान को वापस प्राप्त करें। हमने किराएदार से कहा तो खाली नहीं कर रहा है, तो ये नहीं है कि हम जाकर उसके घर में घुस जाएं और मारपीट करके तोड़फोड़ करके उसको घर से बाहर निकाल दें। अगर हमने ऐसा किया तो जस्ट अगली धारा उसके लिए खुल जाएगी और अगर हम कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करके कोर्ट से डिक्री प्राप्त कर लेते हैं तो हम विधि की सम्यक प्रक्रिया अपनाकर उस किराएदार को हमारे घर से बेदखल करके अपनी संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस धारा को आप देखेंगे तो यह धारा स्वामी को अधिकार तो देती है, लेकिन अधिकार कानून सम्मत जो परिसीमाएं हैं, जो कानून की जो लिमिटेशंस हैं, उनके अंतर्गत रहते हुए ही ये कब्जा प्राप्त करने का हकदार घोषित करती है, न कि कानून स्वयं हाथ में लेकर संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार से धारा 5 केवल हक के आधार पर स्वामित्व की बात करती है। इसके साथ आप यहाँ आर्टिकल 65 का जिक्र जरूर करें, धारा की ब्रैकेट के बराबर में लिख लें, ताकि जब भी आप धारा पढ़ें आपको धारा का रेफरेंस पता चलेगा। धारा 6 हम पढ़ रहे हैं। धारा 6 आप देखिए, स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति के द्वारा वाद। ध्यान देना, दोनों धाराओं के हेडिंग में अंतर है। यह हेडिंग का अंतर ही एग्जाम का प्रश्न होता है। धारा 5 हक के आधार पर स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्धरण की बात करती है, यह बात करेगा कब्जे के आधार पर। एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ध्यान देना है, अगर कब्जा शब्द नहीं आया तो वो हक की ही बात कर रहा है, वरना स्पेसिफिक रूप से लिख कर आएगा कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति का। ये ध्यान देना है। कब्जे में जुरिडिकल पोजीशन है वो जरूरी है। जुरिडिकल पोजीशन का मतलब होता है विधिक कब्जा, यानी जो व्यक्ति संपत्ति पर काबिज है वो कब्जा उसका विधिपूर्ण कब्जा है, अवैध कब्जा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से संपत्ति पर काबिज हो गया और उसको विधि के द्वारा वैधता नहीं मिली है तो उसको बेदखल करने से ये धारा नहीं रोकती है। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि कोई ट्रेसपासर कभी भी इस धारा का क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन एक ध्यान देना है आपको कि अगर ट्रेसपासर ने ट्रेसपासर को डिस्पोजेशन कर दिया तो वो इस धारा के अंतर्गत अपना सूट फाइल करके पोजीशन को वापस प्राप्त कर सकता है। इस धारा का स्वामित्व से कोई लेने देना नहीं है। धारा 6 के अंतर्गत जो भी व्यक्ति अपना वाद लेकर न्यायालय में आएगा उसको 3 बातें साबित करनी होंगी। सबसे पहली बात कि संपत्ति पर उसका विधिपूर्ण कब्जा था, सबसे बड़ी बात इसकी यही है। दूसरी बात, उसको उस संपत्ति से बिना उसकी सहमति के बेदखल किया गया है, यानी उससे कंसेंट नहीं ली गई थी। और तीसरा, विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा किया गया है। तो आप ये ध्यान दें, इन 3 बातों को प्रूफ करने का जो बर्डन है वो हमेशा वादी पर होता है। वादी इस बात को साबित करे तो वह धारा 6 के अंतर्गत अपने कब्जे का हकदार होता है और कब्जे के लिए वाद दाखिल कर सकता है। धारा पढ़ेंगे एक बार, फिर मैं इस पर थोड़ी और आपको जानकारी देता हूं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना, आप एलिमेंट्स को अंडरलाइन करते चलें, बहुत काम आते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी सहमति के बिना, सम्मति कहते हैं जिसको, स्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा, यह ध्यान देना है वर्ड, विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाता है, डिस्पोजिशन कर दिया जाता है, तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है, केवल वो खुद नहीं, अगर उसका कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से है तो वह भी, जैसे कई बार होता है ना कि मूल मालिक तो बाहर रहता है और अपने पीछे मैनेजर छोड़े रखता है प्रॉपर्टी के, तो मैनेजर को भी ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकता है। तो वह व्यक्ति स्वयं अथवा वह व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा उससे उत्पन्न अधिकार के दिन दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, 3 आदमी आ गए अपने पास यहाँ पर, खुद आ सकता है, वह व्यक्ति जिसके माध्यम से उसने कब्जा प्राप्त किया है, और तीसरा वह व्यक्ति जो उसका उससे व्युत्पन्न अधिकार के दिन दावा कर रहा है। व्युत्पन्न अधिकार के दिन दावा जो लीगल एयर्स होते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आ जाते हैं। उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धृत कर सकेगा। देखो शब्दों पर ध्यान दो, वाद द्वारा प्रत्युद्धृत। अब ये नहीं है कि खुद ही लकड़ी लेकर चले गए, मारपीट की और घर से निकाल के कब्जा हैंडओवर कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं अलाउ होगा। ये ध्यान देना है, वाद दाखिल करके, वाद इंस्टीट्यूट सूट इंस्टीट्यूट करेगा, कोर्ट से डिक्री प्राप्त करेगा और फिर
जो सम्यक प्रक्रिया है विधि की, उसके द्वारा अपना कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। अब इन दोनों धाराओं का आप बेसिक अंतर देखेंगे तो हमें जो सबसे बड़ा अंतर नजर आया वो ये था कि धारा 5 जो टाइटल के बिहाफ पर आपको पोजेशन के लिए एंटाइटलमेंट देती है, और धारा 6 जो आपको पोजेशन के बिहाफ पे, बट पोजेशन मस्ट बी ज्यूरिडिक, विधिक होना चाहिए कब्जा। कब्जा विधिक नहीं है तो धारा 6 आपको कोई अधिकार नहीं देती। एक और विशेष बात जो आपको यहाँ नजर आएगी कि ये धारा केवल कब्जा देने की बात करती है, प्रतिकर की कोई बात नहीं करती है। आप यहाँ कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। धारा 6 के अंतर्गत आपको यहाँ कोई प्रतिकर न्यायालय प्रदान नहीं करेगा। देखो, विधि का एक रूल है, कानून का एक नियम होता है कि यदि कोई व्यक्ति एक लंबे समय से किसी संपत्ति पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज है, बहुत ही लंबे समय से प्रॉपर्टी पे पोजीशन होल्डर बना हुआ है, तो फिर उसके कब्जे को बनाए रखा जाएगा। और उसको यदि कोई व्यक्ति बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के उसकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दे रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने कब्जे को सुरक्षित रखे, अपने कब्जे को बचाए। तो यहाँ धारा 6 में वो सूट फाइल करके अपना पोजीशन वापस ले लेगा। मैं वापस अपने एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ एक बार लौट कर, कि आपने अगर किराएदार को बेदखल कर दिया बिना ड्यू प्रोसेस के, बिना एविक्शन सूट फाइल किए, बिना डिक्री लिए, खुद ही जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। हम देखते हैं अक्सर सोसाइटी में ऐसे केसेस बहुत सारे होते हैं, जबरदस्ती लोग निकाल देते हैं, सामान को बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं कर सकता। अगर किराएदार को जरा सा भी विधि का ज्ञान है, अगर कोई अच्छा वकील उसके पास जरा सा भी है, तो आप उसको एक सलाह दे सकते हैं कि वो SRA की धारा 6 के अंतर्गत अपना सूट फाइल कर सकता है और कोर्ट के माध्यम से अपना सारा संपत्ति जो कब्जे से उसने डिस्पोजेस किया है वो कब्जा वापस प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ प्रतिकर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अब देखो, इसकी जरूरी चीज़ जो इसकी लिमिटेशन है वो इसकी खास बात होती है। डिस्पोजेशन करने से आपको 6 महीने के अंदर अंदर न्यायालय में अप्रोच करनी होगी। अगर 6 महीने के बाद आप आते हैं तो धारा 6 का वाद आप नहीं लेकर आ सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट की बात अलग है। यहाँ धारा 6 ये जो 6 है ये मना करती है कि 6 महीने के बाद कोई भी वाद इस धारा के अंतर्गत दाखिल नहीं किया जाएगा। और यदि आपको सरकार के द्वारा बेकब्जा किया गया है तो फिर कोई वाद सरकार के विरुद्ध दाखिल नहीं किया जा सकता है। ये जस्ट बात हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। इस धारा के अधीन कोई भी वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 महीने के बाद दाखिल नहीं किया जाएगा। और दूसरी जरूरी बात, सरकार के विरुद्ध दाखिल किया ही नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आते हैं, मिस मत कर देना। सीधा प्रश्न मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर मिल जाता है, तो आप ध्यान रखें इसको। क्लोज 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस पॉइंट को, कि यहां धारा 6 में कोर्ट जो भी ऑर्डर करेगा, धारा 6 में न्यायालय जो भी आदेश करेगा, उस आदेश की न तो कोई अपील होगी न ही उसका रिव्यू होगा। कहने का मतलब, रिव्यू को पुनर्विलोकन कहते हैं हिंदी में, तो न तो रिव्यू अलाउड है न अपील अलाउड है। तो फिर इसके पास रिलीफ क्या बची? रिवीजन। क्योंकि जहां अपील नहीं होती वहां रिवीजन होता है, तो उस पक्षकार के पास एक रिवीजन है। देखो, कुछ शब्द बिटवीन द लाइंस हैं, इसमें यहां लिखा हुआ नहीं है कि रिवीजन होगा, लेकिन ये विधि का सम्यक प्रावधान है कि जहां जहां अपील का प्रावधान नहीं है, हर उस फैसले की आप रिवीजन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है, तो आपको गलत नहीं करना है कि अब देखो धारा पढ़ें लैंग्वेज को। इस धारा के दिन संस्थित किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश से या डिक्री से न तो कोई अपील होगी, न ही ऐसे आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन ही अनुज्ञात होगा। तो क्वेश्चन 2 एंगल से बनेंगे। क्या अपील हो सकती है? नहीं। क्या पुनर्विलोकन हो सकता है? नहीं। तो फिर क्या हो सकता है? रिवीजन हो सकता है। ठीक है। अब है धारा 4। धारा 4 आप देखेंगे, इस धारा की कोई भी बात किसी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करती है, वंचित नहीं करती है। ये धारा 4 किसके लिए बात कर रही है? ये उस व्यक्ति के लिए कर रही है जो स्वामी था, जिसने उस किराएदार को संपत्ति से जबरदस्ती बेदखल कर दिया, वो धारा 6 में जाकर अपना कब्जा वापस प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वामी अपना हक खो चुका है। मालिक को आज भी अपनी संपत्ति प्राप्त करने का हक है और धारा 4 उस हक को बचा रही है। वो इशारा कर रही है कि आप अपना सिविल सूट दाखिल करके, सिविल वाद संस्थित करके अपने कब्जे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ किराएदार को कब्जा देने से आपका अधिकार वंचित नहीं हुआ है। आप अपने अधिकार के लिए अभी भी सिविल न्यायालय जाकर वापस प्राप्त कर सकते हैं संपत्ति का पोजीशन। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। आपको उस तरीके से आना चाहिए था, इस तरीके से पोजीशन आपका हक नहीं बनता। यहाँ देखो धारा 6 का एक ऑब्जेक्ट है, आप नोट डाउन कर लेना। तो ये धारा 6 का मूल उद्देश्य जो है ना, वो ये है कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकना। अगर ये धारा नहीं होती तो लोग खुद ही अपने मामले में खुद ही जज बन जाते और निर्णायक भूमिका वो निभाने लगते और खुद कानून हाथ में लेकर, तो जहां जहां कानून हाथ में लिया जाएगा वहां अपराध ही बढ़ेंगे, ऐसा हमें पता है।
एक बार रेडी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अधिनियम का एक उद्देश्य तो ये हो गया कि लोगों को कानून अपने हाथ में लेने से रोकना, और दूसरा जो इसका उद्देश्य है कि अविधिक रूप से जिनको बेकब्जा कर दिया गया है उन व्यक्तियों को उनका कब्जा वापस दिलवाया जाए। विधि उन पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी रिलीफ प्रदान कर रही है जो विधि के सम्यक अनुक्रम अपनाए बिना जिनको बेदखल कर दिया जाता है, तो उनको भी एक अधिकार दिया गया है कि वो न्यायालय जाएं और अपना कब्जा वापस प्राप्त कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।